बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और हैप्पी मंडे आप सबको और नए वीक का आगाज़ करने पर आपको ये भी हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे वीक आपका अच्छा गुजरे, अच्छे से आप सारे अपने टास्क जो आपने करने हैं वो कंप्लीट कर लें और दिन बहुत अच्छे से गुजरे आपका। वेल, मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। आप तक खबरें पहुँचाने का जो भी आज का सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो खबर है वो कोई इतनी खुशगवार नहीं है, बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। रावलपिंडी से जो आज़ाद कश्मीर जाने वाली शाहरा थी वो उस पर एक बस को अलमनाक हादसा पेश आया है और कोस्टर जो थी वो फिर गहरी खाई में जा गई। बिल्कुल, हमने बिल्कुल अलग सुबह ये बात करने का मकसद ये है कि आए दिन कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं और हम सरफ़े नज़र कर जाते हैं। एक हादसा हुआ, उसके अंदर हलाकतें हुई और फिर हम भूल गए। एक तो लसबेला ज़ायरीन की बस को भी कल हादसा हुआ, लेकिन उससे हट के ये जो हादसा है ये बड़ा ही अलमनाक है। 26 जाने एक गो के अंदर किसी एक छोटी सी गलती की वजह से, वो गलती किसी की भी थी, इसको हम सिर्फ तकदीर पे तो नहीं डाल सकते। अगर खबर की तफसील की बात करें तो यहाँ पे जो रेस्क्यू हुकाम है उन्होंने ये बताया है कि जो हादसा है वो ज़िला पिंडी की तहसील कहोटा के इलाके पाना गरारी पुल जो है वहाँ के उसके करीब पेश आया है और ये कोस्टर तेज़ रफ्तारी के बायस ड्राइवर से बेकाबू हुई और गहरी खाई में जा गिरी। इतला मिलने पर जो क्वेटा आज़ाद कश्मीर के करीबी इलाके हैं मकामी अफराद की बड़ी तादाद पहुंची है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हादसात हो क्यों रहे हैं। आए दिन एक ऐसा हादसा होता है और एकदम से इतनी जाने चली जाती हैं, नो बडी बॉदर्स, कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि 26 हलाकतें हुई हैं। अगर किसी एक की गलती से हुई है तो ये 26 कत्ल हैं किस्म के, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान है उन्हें सजा देनी चाहिए ना। आज तक जिम्मेदारान का ही इमरान तायुन आज तक नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चलता। हमेशा सिर्फ खबर जरूर आती है कि अफसोसनाक हादसा पेश आया बस को और बस खाई में गिर गई। और ये आए, जैसे इमरान ने जिक्र किया, आए दिन की बात है, लेकिन कभी तायुन नहीं हुआ आया कि बस में कोई खराबी, तकनीकी मसाइल थे या क्या था, या फिर ड्राइवर की नाअहली थी। कोई खबर बाद में सामने नहीं आती है, सिर्फ एक हेडलाइन जरूर आती है कि इस जगह पर बस को, क्योंकि किसी का कंसर्न ही नहीं है, कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसके बाद में किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। और ये बदकिस्मती सिर्फ हादसों, ट्रैफिक हादसात के साथ है। आपको बताया, अगर कहीं कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, वहां पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, पता चलता है। इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग उसमें जाँ बहक हो जाए, उनको शहीद भी कहा जा सकता है, हादसाती मौत है, लेकिन कोई इस पे इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जो अथॉरिटीज़ बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट देती हैं वो अथॉरिटीज़ कहाँ पे हैं, क्या वो अपना काम ठीक से कर रही हैं, क्या ड्राइवर्स के लाइसेंसेस प्रॉपर्ली ऑन टाइम रिन्यू होते हैं, क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो ड्राइवर इतनी बड़ी तादाद में 60-70 मुसाफिरों के लेकर जा रहा है, क्या उसकी नींद पूरी है, वो डबल ट्रिपल शिफ्ट तो नहीं लगा रहा, ठीक है, क्या उसका मुआवजा इतना है कि उसकी वजह से वो किसी टेंशन में तो नहीं है। जैसे एक जहाज की जिम्मेदारी होती है, जहाज के पायलट का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वैसे बस का क्यों नहीं है। बस में भी तो इंसान सवार हैं, सिर्फ ये कि जहाज में थोड़े वो इंसान सवार हैं जो महंगी टिकट्स खरीद सकते हैं और जहाज के अंदर और बस के अंदर वो लोग सवार हैं जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है। हमने पहले भी इस पर बहुत बात की है, डिटेल के अंदर बात की, हम करते रहेंगे। जो अथॉरिटीज़ हैं ये उनकी नाअहली है अगर ऐसी बसेस चल रही हैं इन इलाकों में और आए दिन हादसा होता है। और अगर सड़कें भी गैर महफूज हैं, यानी कि सड़क खराब थी, हादसा हो गया, तो ये भी तो किसी ना किसी की गलती है ना। देयर इज अ ह्यूमन एरर। जब तक इनके ऊपर काम नहीं करेंगे हादसा कम नहीं होंगे। जो लवाकिन है उनसे बहुत इज़हार हमदर्दी, इज़हार अफसोस है हमारा, लेकिन इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इस वाक़े को मिसाल बना के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि गलती किसकी थी। एक दो बार कोई बस कंपनीज बंद होंगी, जिम्मेदारों को तयन होगा, कुछ लोग मुअत्तल होंगे जिन्होंने ये फिटनेस सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हालात में बेहतरी ज़रूर आएगी। बहरहाल ये महज खबर नहीं और हम आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर बात करते रहें और ऐसे हादसात की तहकीक होनी चाहिए और जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सिंध में चहलम शहदाए करबला के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया है और आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक कराची में रात 11 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा जाएगा और हैदराबाद में सुबह 9 से रात 8 बजे तक। इसके साथ साथ मीरपुर खास की बात करें तो सुबह 7 से रात 9 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा जाएगा। चहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि मोबाइल फ़ोन जो सर्विसेज हैं उनको बंद रखा जाए। बिल्कुल, बहुत सारे मेन इलाके हैं जहाँ पे रात से वैसे खबरें आना शुरू हो गई और इस वक्त भी कराची में सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। वैसे आप हमें कंफर्म कर सकते हैं थ्रू आवर सोशल मीडिया अगर आपको ऐसी कोई मुश्किल आ रही है। वैसे हुकूमत ने अनाउंस तो किया हुआ है, लेकिन अनअनाउंस्ड अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर हमें बताइए ताकि हम उसको हाईलाइट ज़रूर करें। उसके अलावा जी अगली खबर, मुझे लगता है जब अपने शो शुरू किया तो नाज़रीन सबसे पहले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का टॉप शॉट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। हैं बात करने के काबिल, हम ये सूरत हाल रह गई हुई है।
हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम सेगमेंट पे भी बड़ी खबर भी अनाउंस नहीं करेंगे। हम इतने ज़्यादा मायूस हैं, हम इतने उदास हैं, हम इतने दिल बर्दाश्ता हैं, अब तो वो दिल बर्दाश्तगी का भी लेवल खत्म हो गया नहीं ना। आता मतलब इन्हें हम पे तरस नहीं अमेरिका से आता। हार गए, बांग्लादेश से हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए भाई, पीछे की रह गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए। प्रोड्यूसर साहब कहते हैं उनको जिम्बाब्वे का भी दुख है, हम सबको दुख है, तो हम क्या करेंगे आगे? बड़ी खबर में यही बात करें, बात डायरेक्टली यही बात है। इमरान के जो कल के हालात है, पाकिस्तान क्रिकेट वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में टीम की एहतजाजन में चाय का सिप ना लेने का फैसला बद से बदतरीन होती जा रही है। और क्या कहा जा सकता है, बड़ी टीमों के बाद अब जो छोटी टीम है, जिस तरह से अभी इमरान ने जिक्र किया, उनसे हारने और नाकामियों की दास्तान रकम जो है वो करने का सिलसिला शुरू हुआ है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स अमेरिका जैसी बी टीम से हार गई थी। गुज़िश्ता साल इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने कौमी टीम को हराया था। और इससे कबल सब गिनवाऊंगी इमरान। इससे कबल अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीत गए थे, और आयरलैंड से भी हम हार चुके हैं माशाल्लाह। और न्यूजीलैंड की सी टीम जो पाकिस्तान आई थी, उससे भी कौमी टीम शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। और अगर कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पर है, तो दिल पर पत्थर रखकर मैं ये कहूंगी कि गलत नहीं है। और अब रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 10 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त हुई है। क्या हुआ है? शर्मनाक इज द राइट वर्ड, थैंक यू वेरी मच। अब हम अनकरीब सोमालिया की कोई टीम बन गई ना अगर, या युगांडा की बन गई, उससे भी हम हारेंगे, हमें यकीन है इस बात का। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं कह रहा हूँ सब ओके हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब तुसी तो कह रहे हो नहीं रहे ओके। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनको बहुत वेट करा लिया हमने। रिशाद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर मेनी डेज, एंड सैयद मोहम्मद उवैस साहब मौजूद हैं, मकामी क्रिकेट एंथुजियास्ट और एनालिस्ट, जिनका जो बराह रास्त रावलपिंडी से हमें अपडेट्स भी देते रहे, अच्छी अच्छी खबरें। वैसे हमें इतनी अच्छी ढारस बंधा दी थी, उम्मीद लगा दी, हमें लगा बस हम तो जीत ही जाएंगे। और आपको याद है हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान फॉलो ऑन करा दे बांग्लादेश को, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। वेल दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट क्रिकेट। रिशाद साहब एंड सैयद उवैस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप बोथ ऑफ यू कैन हियर मी। स्टार्टिंग विद यू रिशाद भाई, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आप आए, तो आपको वेलकम बैक। दूसरा हमें ये बताइए, हाउ आर योर फीलिंग्स, इमोशंस? इतना बड़ा ये फैसला हुआ, इतना बड़ा मैच का डिसीजन हुआ कि उसके बाद कुछ कहने की सकत हम में तो नहीं है। 10 विकेट से घर के अंदर बांग्लादेश से शिकस्त हो गई। जी इमरान, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो दिल जिसे कहते हैं कि बह गया, यानी मायूस होके, इतना ज्यादा मायूसी है, इतना डिप्रेशन है कि बिल्कुल वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। और ये एक बात है कि ये लगता है कि एक हर दफा एक न्यू लो आ जाता है, लगता है कि भाई अब इससे नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक कंपटीशन में है फैन से कि नहीं हम आपको इससे भी कम में जाके दिखाएंगे और भी न्यू लो आपके लिए सेट करेंगे। तो वो बतदरीज एक म्यार गिरता ही जा रहा है, और ये कहाँ रुकेगा या रुकेगा भी या नहीं रुकेगा इसका कोई समझ नहीं आ रही। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ था पाकिस्तान का, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक सर्जरी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, बड़ी सर्जरी होगी और अब वक्त आ गया है कि बिल्कुल एक ओवरऑल किया जाए। वो अब दिमाग की चाहिए, वो अब बहुत बड़ी चाहिए। रिशाद साहब वैस भी साथ ही हैं, वैस क्या कहेंगे, नई दास्तानें रकम हो रही हैं, जिस तरह से अभी हमने जिक्र भी किया, तफसील से बताया भी कि बी और सी टीम्स जो हैं उनसे भी हमने हारना शुरू कर दिया है, और ये जो कल की शर्मनाक शिकस्त है उस पर आपने क्या कहना है? शर्मनाक शिकस्त, आप सीरियसली कह रहे हैं, कुछ बोलने के लायक छोड़े नहीं इन लोगों ने। जो हालात थे पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो आपको पता है, अगर इनिशियली बात करूं तो 4 जब वो अपना स्पेसिफिकली अगर पहले दिन की बात करें, जो इमरान में भी बात करें, आपको पता है कि पाकिस्तान ज्यादा आपको सेकंड सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर ज्यादा हावी आपको नजर आया था। लेकिन थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का स्टार्ट जो है वो शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी पढ़ रहा था, अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बहुत से लोगों ने तनकीद तो की थी कि यार नहीं, तुम क्यों कह रहे हो कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बड़ा एक अपना मेन रोल प्ले करेगी। वो आपको नजर आया 5वें दिन जब बॉल टर्न होने लग पड़ा था। आपने साकिब अल हसन का भी देखा, मेहदी का भी देखा, जो आगा सलमान को आउट किया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 705 बॉल्स डिलीवर की हैं इस मैच के अंदर। द मोस्ट ऑफ देम इन इनिंग्स इन होम टेस्ट है 22 साल के अंदर मैं कह रहा हूँ। ये 22 साल का रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब हुआ कि आपके फास्ट बॉलर्स पे इतना ज्यादा आप बैन कर रहे थे। नसीम शाह की भी कल आपने परसों की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, जिसमें वो कह रहे थे कि जो विकेट है वो काइंडली हमें बता दें कि क्या वो पाकिस्तान होम टीम जब आप खेलते हो तो आप होम टीम को ज्यादा एडवांटेज देते हो। ये विकेट आखिरकार तैयार किस किस्म की गई है। और टॉम हेमिंग की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट क्यूरेटर्स हैं दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर वो रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से स्पोर्ट सिटी को अपना पूरा डोमिनेट किया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका सॉइल्स की बात करो, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने उसको बाकायदा तैयार करके रखा है। लेकिन ये पिंडी की विकेट की बात करें, आपको याद हो पिछले सीरीज के अंदर भी इसको डी ग्रेड पॉइंट दिया गया था। अब भी अगर बात करें, ड्रीम टॉप विकेट था। जिस दिन पहले दिन बारिश हुई, जब मैं आपसे बात उस दिन भी कर रहा था कि डैम्पनेस थी
तो आपको थोड़ा सा बॉल अपराइज नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा है कड़कती धूप थी 2-3, तो आपको पता है जो ग्रास लाइवली होता है वो कहीं डेड होने लग पड़ता है। अच्छा, तो अवैस, स्पिनर्स की अब आपकी इजाजत से आप चूंकि विकेट की बात करें तो जो कैप्टन है उन्होंने भी एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विकेट की बात की। थोड़ा सा आपको रोक के मैं चाहता हूं वो भी सुना दूं, फिर जरा मैं आपका तबसरा दोबारा यहीं से कंटिन्यू करें। जरा सुनाई जी, शान मसूद साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शिकस्त का जिम्मेदार काफी हद तक पिच को ठहराया, पता नहीं अपने पिच नॉलेज को क्यों नहीं ठहराया फिर, क्योंकि बहरहाल विकेट उसी विकेट पे बांग्लादेश भी खेला। सुनिए जरा शान साहब ने कहा क्या। हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी एज ए साइड, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। आई थिंक हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमारे पास टाइम था उन पे प्रेशर अप्लाई करने का जब हमारी 200 से ज़्यादा की लीड थी, 5 बैट्समैन उनके आउट हो गए थे। कुछ मोमेंट्स होते हैं मैच में, क्रूशल होते हैं। बॉलिंग में आई थिंक वो सेकंड न्यू बॉल का था, बैटिंग में आज का दिन था जिसमें हमें अपनी नर्व होल्ड करनी थी, ज़रा सा प्रेशर हमें वो करना था। अगर एक सेशन हम निकाल लेते विदाउट एक आध विकेट, देखें मायूसी हम सबको है, आपको भी है, पूरे पाकिस्तान को है। एज ए टीम का लीडर ऑब्वियसली अपने फ़ैन से, अपने लोगों से हम अपोलोजाइज़ करेंगे कि हम आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सके जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है। अदर कैप्टन विद अगर मगर प्रो मैक्स आपने सुना, क्योंकि इससे पहले बाबर भी कहते थे अगर ये हो जाता, अगर 10 रन ऊपर हो जाते, अगर 2 विकेटें पहले गिर जाती। इन्होंने कहा कि अगर विकेट बेहतर बिहेव करती। जी वैसा आप कंटिन्यू प्लीज, विकेट के हवाले से आप बात कर रहे थे, आप शान की बात से मुत्तफिक हैं या मुझ जैसे एक लेमैन क्रिकेट व्यूअर की बात से जो कहता है कि अगर विकेट ऐसी नहीं भी थी तो आपको विकेट का नॉलेज होना चाहिए था, आपकी स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक होनी चाहिए थी, आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। देखिए इमरान भाई, अगर हम बाहर बैठ के अगर इसको जज कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो अंदर जो इस वक्त क्रिकेटिंग माइंड्स हैं, जो क्रिकेट अपना फ्रेटर्निटी बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जज कर सकते हैं विकेट को। मुझे मैंने कहा ना कि मैं बड़ा हैरान था इस चीज पे। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग ऑर्डर बेसिकली ज्यादा लंबा किया था, इसका मतलब कि आप डिफेंसिव मोड पे जा रहे थे। मैं बॉलिंग पे जरूर आना चाहूंगा कि आपके पास फास्ट बॉलर्स थे, आप अटैकिंग मोड से गए हो, लेकिन मैं बैटिंग की बात करूं क्योंकि इब्रार को आपने ड्रॉप किया था, आप आगा सलमान को यहाँ लेके आए थे कि एटलीस्ट हमें एक बैटिंग का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बेसिस से अगर मैं स्टार्ट करूं, आपने कल शहनशाह अफरीदी को भी, वो जो मैं याद आपसे बातें कर रहा था, साइकोलॉजिकल प्रेशर ये कुदरती होता है। आप जब जो मामला चलते हुए आपके ऊपर आए हैं, फिर उसके बाद आप जब स्ट्राइक फास्ट बॉलर की बात करते हैं, स्ट्राइक फास्ट बॉलर का मतलब होता है कि आपको पहले स्पेल के अंदर वो 2-3 खिलाड़ियों को आउट करके देता है। शहनशाह अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर आपको नजर आए। आखिर के अंदर जाके जब न्यू बॉल वापस लिया गया तो आपको पता है जो डेथ के अंदर जो आखिरी बैट्समैन थे उन्होंने 2 या 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो दैट शोज के वो स्ट्रगल कर रहे हैं लंबे फॉर्मेट क्रिकेट की बात अगर मैं करूं। सेम बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का जो मामला चलते हुए आए हैं, वही साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड है, या शायद आपके ज़हन में वही चीज चल रही है कि मैंने पाकिस्तान टीम को आगे कैसे लेके चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तोहफात होती हैं। ये बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट को लिटरली अब सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बड़े प्लेयर्स हो लेकिन आपको रेस्ट देना है। मैं ड्रॉप की बात वो नहीं करता कि आप टीम से डाल दो, लेकिन आप रेस्ट यही चीज मैं थोड़ा सा सही है। रिशाद साहब, आपसे भी मैं यही चीज पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं ओवैस बाबर की और शाहीन की परफॉर्मेंस की, तो क्या लगता है आपको आगे अगले टेस्ट में रेस्ट देना चाहिए इनको? जी मैं बिल्कुल से एग्री करता हूं, क्योंकि शाहीन का ग्राफ जो है वो अब से नहीं तकरीबन 1 साल से नीचे ही जा रहा है, और एज ए बॉलर वो एज ए स्ट्राइक बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें भी आप देखेंगे खुरम शहजाद ने भी 2 विकेट लिए, मोहम्मद अली ने भी लिए, नसीम शाह ने भी, लेकिन सबसे कम विकेट शाहीन ने लिए, और वो कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहे थे कि बांग्लादेश के बैट्समैन को कोई लगे कि वाकई कोई स्ट्राइक बॉलर आ रहा है हु विल रन थ्रू देम। तो इस तरह की बॉलिंग बिल्कुल उनकी नहीं थी। मेरे सामने शाहीन को तो डेफिनेटली रेस्ट देना चाहिए। बाबर का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मैं भी वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन आई थिंक एक लूज शॉट पे आउट हुए, तो मैं समझता हूँ कि उनको चले रिटेन करना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन देखिए जो बिल्कुल वैसे सही कहा कि जब अबरार ओरिजिनल स्क्वाड में अबरार भी थे और भी अबू हुरैरा, जिनको खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाया गया था कि वो टीम में आके यहाँ परफॉर्म करें, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी मेकर है, वो उनको चांस नहीं दिया गया। और जो मैं सर्जरी की बात कर रहा था, उस सर्जरी में हमें वो सर्जरी कहीं नजर नहीं आई। वही खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए जिन पे क्वेश्चन मार्क्स थे कि अब उनको फाइनली निकाला जाए या रखा जाए, तो वही सब खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक पूरी स्ट्रेटेजी नहीं, मेरे ख्याल में पूरी एक पीसीबी। शाद भाई, ये जो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो जो बात कर रहे हैं कि आप कीप माय वर्ड्स के थिंग्स विल बी फाइन, उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसा क्या है? आई मीन ऐसा कौन सा पौधा उन्होंने इस वक्त लगा दिया है जिसके बारे में वो होपफुल हैं कि वो कुछ अरसे में फल देने लगेगा? आई मीन क्या जो नई वकार यूनुस साहब की सूरत में तब्दीली लाए थे उससे वो पुरुम्मीद हैं?
या कुछ और है? ऐसा क्या है बीइंग क्रिकेट एक्सपर्ट? चूंकि ओवरनाइट तो इसमें कुछ होता नहीं है। अगर हमने जैसे अवैस का बहुत फोकस रहता है डोमेस्टिक क्रिकेट की, अवैस बहुत बात करते हैं एंड आई एग्री विद दैट, लेकिन उसके लिए भी आपको एक पूरा सीजन, 1 सीजन, 2 सीजन, 4 सीजन करने हैं, फिर आपके पास लोग आते हैं। तो आपके ख्याल में क्या है ऐसा जिसकी बेस पे वो इतने श्योर है कि जी मार्क माय वर्ड्स के ये चीजें ठीक हो जाएंगी? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। अच्छा, नहीं देखिए इमरान, इसमें एक तो मैं कहूंगा कि आप देखिए कि अगर कोई किसी आदमी का जजमेंट क्रिकेट में सही हो तो वो वकार यूनुस को कभी हायर ना करे। देखिए 3 टाइम फेल्ड कोच हैं, वो 3 वो कोच रहे हैं और वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। दूसरे उनके खिलाफ काफी प्लेयर्स ने बात की कि वो ग्रजेस होल्ड करते हैं या वो अपने ईगो उनका इतना बड़ा है कि वो कई प्लेयर्स के करियर उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। तो अभी आप देखिए कि अगर आप नेट पे चेक कर रहे हैं, ये अबरार को हटाने का पूरा डिसीजन ही वकार का था। अबरार को उन्होंने किया और ये दैट इज वेरी पुअर जजमेंट। ये सब चीजें देखना पड़ेंगी। आपसे कहा कि पिछले आप देखिए कि 1998 के बाद एडहॉक लगा हुआ है पीसीबी पे, और जब भी कोई गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने फेवरेट्स को मुकर्रर करती हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में का चेयरमैन किसी क्रिकेटर को होना चाहिए या किसी टेक्नोक्रेट को होना चाहिए, लेकिन कौन लोग हमारे यहाँ रहे हैं? एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट रहे हैं, एक फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, एक शुगर बैरन रहे हैं, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे हैं। ये लोग पीसीबी को हेड करते रहे, इनका क्या क्रिकेट से, और अब एक इंटीरियर मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। तो देखिए क्रिकेटर को लाना जरूरी है पीसीबी में टॉप पर। रमीज राजा का टेनियर तो 10 महीने था, 10.5 महीने। हो सकता है कि आप एक गेम को जो जानते ना हो, जो क्लूलेस हो, आप उनको पीसीबी का हेड बना दे और फिर ये करेंगे। इसका वो इकरार भी करते हैं कि मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा, ओवैस जो बात अभी, जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, रिशाद में मूसा भी बात करें, तो वकार यूनुस के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि शायद वो भी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दें या फिर उन्हें हटाया जा रहा है उनकी पोजीशन से। अभी तक ये चीज़ वाजे नहीं है कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो क्या वो इसी परफॉर्मेंस की वजह से जो अभी हमारी गई है ये वजह हो सकती है इस रिज़ाइन के पीछे, या फिर मुश्तरका तौर पर जो अभी तक उनकी हिकमत अमली जो लेकर वो चल रहे थे वो वजह हो सकती है? या हमें पहला टेस्ट हराने आए थे बस। एक महीना भी नहीं हुआ, हिस्ट्री बनाने आए थे, बना के चले गए। एक टेस्ट मैच पे, एक मैच पे तो ऑब्वियसली आप किसी को रिजाइन तक तो मामला नहीं जाता, लेकिन आपको याद हो जिस वक्त वकार यूनुस को अपना लाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वापसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी शाम को या अगले दिन सुबह जो उनसे किसी ने पिटीशन दायर कर दी थी अपना कोर्ट के अंदर कि जिनको उतारा जाए सीट से। ये बड़ा एक मसला हमारे यहाँ पर, आपको पता है। लेकिन वकार, मैं हमसे बिल्कुल एग्री करूंगा, वकार भाई की अगर बात करें तो आपको पता उनका जितना भी मामला सेटअप रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो ऐसा जितना रहा नहीं अच्छा। चाहे वो कोचिंग की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर बात करूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद भी प्लेयर्स अपना कहीं ना कहीं वो बताते रहेंगे, ग्रज रखते हैं वकार यूनुस। तो आई गेस ये बात तो सच है। मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा इस पे शोर भी मचाते रहे, जोर भी देते रहे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली देखेंगे, आप टूर्नामेंट्स नहीं लेके आ रहे हो, स्कूल क्रिकेट वापस बहाल कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गेटवे भी खोलना पड़ेगा नेशनल टीम में उन डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो तगड़े परफॉर्म करते हैं। वो बेचारे 2-2 सीजन लगाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उनको कोई राह नहीं मिलती तो वो यूएस से चले जाते हैं खेलने के लिए, जो आजकल हो रहा है। डोमेस्टिक में हर दूसरे लड़के को उठा के देखें जो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, उसको चांस नहीं मिलता, वो उठ के चला जाता है बाहर खेलने के लिए। उसको पता है यहाँ तो कुछ ऐसा फ्यूचर आपका नहीं है। इस चीज को आपको रोकना पड़ेगा, आपके प्लेयर्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना पड़ेगा, पहले पाकिस्तान है बाद में आप हो। आपके जो जेन में एक चीज निकल आ चुकी है ना कि हम बड़े हैं शायद पाकिस्तान नीचे है, वो चीज कभी भी नहीं होती, पाकिस्तान पहले आता है। हमारे बहुत से ऐसे लड़के इस वक्त भी, कल मैं बांग्लादेश के अगर स्क्वाड की बात करूं तो ज्यादातर लड़के उनके 25 या 30 उनके जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स हैं वो खेले हुए हैं। आपका सिर्फ शहजाद खुरम की बात करो, आई गेस 30 या 35 अपना फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। उसके अलावा मोहम्मद अली की बात कर लें, हुरैरा की बात कर लें, इसके अलावा आपका कौन सा लड़का है जो पाकिस्तान नेशनल टीम में भी जो खेल रहा है, जो बड़े नामों की मैं बात कर रहा हूँ, वो 15-20 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चले 25 से ऊपर खेले फर्स्ट क्लास मैचेस। जब आप अपनी फर्स्ट क्लास को ज्यादा तरजीह नहीं दोगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। दूसरा, विकेट्स की आप बात करें, देखें आपके पास इतना बड़ा टूर्नामेंट आपका ऑन द लाइन है, चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत कम अरसा आपके पास रह गया, बहुत अच्छी चीज है। पहला पाकिस्तान का चेयरमैन देखा, लिटरली कह रहा हूं, डोंट यू थिंक वैस कहीं ना कहीं हमें इस पे भी बात करनी ही चाहिए। जो मोहसिन नकवी फैक्टर हम बात कर रहे हैं, अगरचे कि वो इंटीरियर के मिनिस्टर भी हैं तो बड़े पावरफुल भी हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से तो कम से कम हम ज़रूर बात कर सकते हैं। वो ये कि इन्होंने अगर वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा इवेंट जिसको हम इतने बुरे तरीके से हारे, और उसके बाद इतनी इनकी कलीदी किस्म की स्टेटमेंट्स आई कि जी हम ये करेंगे, उसके बाद इन्होंने कोई मेजर डिसीजन ऐसा नहीं लिया एक्सेप्ट अपॉइंटिंग दीज 2-3 पीपल, या 1-2 बंदे जो इधर उधर हुए। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो कम से कम उनको फिर न सिर्फ इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना, आफ्टर एवरी मैच सेइंग दिस कि नहीं अगले मैच में इंशाल्लाह विल कम बैक,
तो दिस इज नॉट द वे आई बिलीव। आप कम से कम ये तो कहें कि देखिए हमारी ये शॉर्टकमिंग्स थी, इस पे इतना काम हमने किया, यहाँ पे हम बेहतर हुए, यहाँ पे अभी भी हैं, सो विल वर्क ऑन दैट। आप वर्ल्ड कप हार के अमेरिका से आते हैं और फिर आके बांग्लादेश से घर के अंदर 10 विकेटों से हार जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करूंगा कि मैंने आज सच कोई बड़ी कोई चेंज नहीं देखी। आपको मैंने याद हो वर्ल्ड कप से बाद मैंने एक बात की थी कि अच्छी बात है कि इस दफा प्लेयर्स की जगह बड़े बकरे आप जिबा कर रहे हो, वहां पे आपको आपने खाली जिबा किया था, उसके अलावा सच कोई नजर नहीं आया दूसरा जिसको आपने हलाल करना है। लेकिन एक अच्छी बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, लेकिन इमरान इस चीज से मैं जरूर एग्री करूंगा, जो आपकी बात है इस चीज पे मैं पहले भी जोर देता हुआ आया हूँ। वर्बली कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो बड़ा जरूरी है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, वर्बली कह देते हो कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दहशत अपनी बिठाते हो कि भाई ठीक हो जाओ, नहीं तो फारिग हो जाओगे जॉब से, आपको डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। आप जब वर्ल्ड कप की स्ट्रैटेजी की बात करो, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन क्यों है, मैं इस पे जोर बार बार देता हूँ यार, वो अंडर 19 से काम करते हैं अपने लड़के पे। राहुल द्रविड़ का पूरा कैरियर मौजूद है, अंडर 19 के 80% लड़के तो उनके पाकिस्तान इंडिया की नेशनल टीम में खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है, उनकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ। मुझे सिर्फ पॉइंट आउट करके बता दें कौन सा प्लेयर आपका अंडर 19 के साथ काम करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता। क्यों? उसको पता है फेम नहीं है, उसको पता है फाइनेंसेस इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, फिर दूसरा उसको पता है मुझे एम्पावर नहीं करेंगे। आपको सेल्फ एम्पावर करना पड़ता है। अगर आप गैरी कस्टन को यहाँ पे लेके आए हैं, उसको अगर आपने जिम्मेदारी दी है, तो आप यार ये जिम्मेदारी ना देंगे तुम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान के कोच हो, उसको आगे करने दें, आगे ओलंपिक्स के, फिर आपका वर्ल्ड कप। वैसे एक ब्रेकिंग पे हमें जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, मैं जरूर इरशाद भाई से भी बात करता, लेकिन हमें फिल वक्त इस सेगमेंट को एंड करना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके तज्जिए का भी बहुत शुक्रिया। तज्जिया आपने सुन लिया, मेरे ख्याल में मजीद इस पर कुछ बात नहीं की जा सकती, हम आपको आगाह जरूर करते रहेंगे अगर कोई ऐसी मजीद डेवलपमेंट होती है। फिल वक्त एक ब्रेक लें, वापस एक्सप्रेसो। अब जरा मुल्की सियासी मामलात पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो रवां हफ्ता बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। वो हुकूमत ने सेनेट के बाद मुश्तरका इजलास भी बुला लिया और ये गुमा किया जा रहा है कि हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करने जा रही है, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। मुश्तरका इजलास में कोई नया बिल भी नहीं लाया जा सकता। क़यास राइयों में कोई हकीकत नहीं है। इसके साथ साथ नई आईनी तरमीम पहले एक ईवान में जाती है, फिर दूसरे ईवान में मंजूरी के लिए जाती है, और कुछ ऐसे बिल्स मंजूर करने हैं जो आरिफ अलवी के दौर से ही लटक रहे हैं। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन का जब वक्त आएगा तो फैसला कर लिया जाएगा। वजारत कानून जब मुनासिब समझेगी मुशावरत के साथ फैसला कर देगी। फिलहाल चीफ जस्टिस की तैनाती के रूल्स को तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया। उधर किसी भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अहमियत अब इख्तियार कर गए और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो क्या आसिफ अली ज़रदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के कुछ मस्बत नताइज निकलेंगे? और दूसरी जानिब कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 23 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, इतनी बातें आपने अता तारड़ साहब के हवाले से कही हैं, पहले बताएं मान लें उनकी बात, वो बात कर देते इतनी बड़ी बड़ी, फिर बाद में बात और हो जाती है। बहरहाल हमारे वजीर इत्तलात है, अब क्या करें, माननी पड़ेगी तो कुछ मतलब जाननी तो पड़ेगी, अब मानने की हद तक देखते हैं। खैर, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जिसकी बात हो रही है 2024 की, इसकी मंजूरी एजेंडे में शामिल है। लोकल गवर्नमेंट का जो तरमीमी बिल है 2024, ये कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए बहरहाल पेश किया जाएगा। जी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम है, इसके लिए कानून पर जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी इस एजेंडे में शामिल है। दूसरी जानिब नून लीग पीपीपी के दरमियान जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस पर एक गवर्नर हाउस में बड़ी तगड़ी बैठक हुई है, तहरीरी मुआहिदा हुआ है, मुशावरत हुई है, पावर शेयरिंग हुई है। उन्होंने कहा जी इलाके साढ़े अफसर ताड़े, लेकिन इस पर बाद में पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई लेग पुलिंग कर रहे हैं। मतलब बसर मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल ये कहा कि कोई सरकारी मुलाजमीन पे ऐसा अफसरान पे बात नहीं हुई है। पता नहीं फिर क्या फ्रेमवर्क तय हुआ है। खैर, इस पर भी हम बात करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी जो अपना ड्यू शेयर पहले क्लेम कर रही है कि हमें मिलना चाहिए, वो ले पाएगी या नहीं, और ओवरऑल सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है। वी हैव नन अदर देन आमिर ज़िया साहब विद अस, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन। उनसे हम जरा अल्लाह सुबह इस पे तजिया लेते हैं। गुड मॉर्निंग आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका तजिया सर ऑन करंट सिचुएशन, पर्टिकुलरली ये जो कानून साजी और आइनी तरमीम के मराहिल हैं, इसके हवाले से क्या टेक है आपका? सुबह बखैर इमरान साहब और हिना साहिबा। थैंक यू। बिल्कुल जाहिर है कि आप देख रहे हैं, आपने बड़ा एजेंडा आपने पेश किया अपने इब्तिदाई कलमात में, और बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून साजी जो भी हुई, जैसे एजेंडे में आपने फरमाया कि लोकल बॉडीज़ का वो तरमीमी बिल शामिल है। अब ये तो इस बात की निशानदेही करता है कि
इलेक्शन कराने का, बलदियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं है और उसको मजीद डिले किया जा रहा है, मजीद उसमें देर की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायत बन चुकी है बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि जी कोई भी हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि सिंध में हुए हुए इंतखाबात लेकिन किस तरह हुए हमें पता है, और इंतखाबात इसलिए हुए थे कि कोर्ट के मुदाखलत की थी, बहुत शोर मचा था, तब हुए थे कहीं जाके। तो हमारी एक मुजाहिमत है बड़ी सियासी जमातों की तरफ से कि जी इंतखाबात ना हो लोकल बॉडीज के। जहाँ तक फिर आप आ जाते हैं कि जी आप बिल्कुल कहते रहते हैं तारक साहब के हमारे कोई खुफिया अज़ाइम नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि उनकी बात पे, हालांकि हमारे वज़ीर इत्तलात है, लोग जरा सा सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि सब तक दुरुस्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास सराई आप मुझसे बेहतर जानते इस बारे में हो रही है कि क्या इस किस्म की कानून साजी हो रही है कि जिसमें अदलिया के साथ जो है, क्योंकि अदलिया जो है ऐसे फैसले दे रही है जिससे नाखुश है हुकूमत, तो उसको मजीद रेनिंग करने की कोशिश की जाएगी, सीनियरिटी का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसकी तब्दील किया जाएगा। तो हो सकता है कि हुकूमत तो इसके ऊपर अभी तक तरदीद कर रही है और ज़ाहिर है आईनी तरमीम के उनके पास आज़ाद शुमार भी नहीं है, लेकिन लोगों के जहनों में खटका लगा हुआ है और इसी तनाजुर में जो है मौलाना फजल रहमान उभर के हमारे सामने आते हैं, जिनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि मौलाना जो उनकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन कभी भी वो फैसला बदल सकते हैं, उनके जाती ताल्लुकात बहुत करीबी हैं गिरदारी साहब से भी और शरीफ खानदान साहब से भी, और हमें नहीं पता कि क्योंकि इस मुल्क के ज़ाहिर के नजरियात की और कोई असूलों की सियासत तो नहीं हो रही, मफादात की सियासत है। उन्होंने देखा मौलाना को शिकायत है कि जी बाकी दो इत्तेहादियों को ज्यादा जो है उसमें हिस्सा मिला, इक़्तिदार में मुझे नहीं मिला, तो हो सकता है कि उनको मना लिया जाए, उनको ऐसी कोई पेशकश की जाए जिसमें मौलाना का जो गुस्सा है वो खुशी में तब्दील हो जाए। तो इस पाकिस्तान की सियासत में हर चीज का इम्कान है जनाब। अच्छा, तो मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि कोई मुस्बत नताइज निकल सकते हैं इस मुलाकात के, जिस तरह से आपने बताया कि उनका मूड तो कभी भी तब्दील हो सकता है मौलाना साहब का, और इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है, देख सोच कर फैसले करते हैं वो, तो इस मुलाकात के कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं? अच्छा, बड़ा दिलचस्प है कि अच्छे नताइज किसके लिए, मुस्बत नताइज किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, हुकूमत इत्तेहाद के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए। ज़ाहिर है कि आप जिस तरफ बैठे होंगे ना दीवार के, उस हिसाब से आपके ख्याल में हुकूमत इत्तेहाद और पाकिस्तान का मफाद अलग अलग है? हमें सर मेरा क्या, मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों का तासुर तो यही है उनके ख्याल में कि जो भी कानून साजी हो रही है इस मुल्क में पिछले 2 साल में जो हुई है, उसका मकसद जो है, इमरान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नैब कवानी में तरमीम हुई इसलिए हुई कि खानदान और फर्द को फायदा हो, जुडिशरी के खिलाफ इसलिए हुई कि जो महदूद किस्म के सियासी आपके वो है आदाफ है उनको हासिल किया जाए। तो हमारी ये कानून साजी इज्तिमाई मफाद के लिए और पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही है, ये तो मतलब इसलिए हो रही है कि जी क्योंकि जहां पर भी इनको लगता है कि जी अगर हम आइन पे अमल करेंगे, कानून पे अमल करेंगे तो हुकूमत को नुकसान होगा उसका, तो वहां पर ये कानून बदल देते हैं, गोल पोस्ट बदल देते हैं। उससे पाकिस्तान की सियासत में मैं बड़ा संजीदगी से कह रहा हूँ, दुख के साथ के ऐसे ज़दाद आप लेकर आ गए कि जो नाकाबिले हल होते जा रहे हैं, मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं, और लोगों का जो एतमाद है अपने इदारों से, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, तोड़ गया है। जैसा हमेशा जो अपोजिशन होती है उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल एक लोएस्ट मेजॉरिटी के साथ हमने पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स भी 90s में बनते देखी, मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, लोएस्ट नंबर्स बल्कि कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इनफैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अपोजिशन की भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम इसको काउंटर कैसे करेंगे। क्या अपोजिशन जो कि दर हकीकत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ ही है, आपको उसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी इस सारी सूरत हाल में नजर आ रही है? वो कहीं नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सिलसिला ये है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शदीद दबाव का शिकार है, और उस पर जिस तरह का दबाव है तो क्योंकि अगर कोई नॉर्मल हालात में पाकिस्तान की सियासत में कोई हिकमत अमली जो होती है उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा होता, और यहाँ पे तो वो बेचारे हिकमत अमली बनाते हैं। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो भी अज़ाइम होते हैं वो आप देखें कि उन्होंने कहा जी हम इस्तीफा देंगे असेंबली से, उसके बाद जनाब हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, सूबाई तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो नहीं हुए। हालांकि उन्होंने तो अपनी तरफ से कहते ना दे गॉन बाय द बुक्स, ये जो आईन और कानून कहता है, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद तो ये होता है। लेकिन जब मतलब है तमाम ताकतें एक तरफ मिल जाए और वो इस बात को तय कर ले कि खेल जो है उसूलों के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि किसी एक छोटे से जो एक रूलिंग एलीट है उसके फायदे के लिए हो रहा होगा, तो फिर तो कुछ और नतीजे निकलते। तो ज़ाहिर ये हिकमत अमली बनाते रहे
लेकिन अगर आइन हिकमत अमली तो आइन और कानून के हिसाब से बनती है। हाँ, लेकिन अगर जैसे ये उस पे अमल प्रेशर ही नहीं तो- हो रहा हो तो बड़ा मुश्किल है। ये प्रेशर और तो आपको अगर- पता है हर दौर में अपोजिशन पे रहता ही है। आई मीन शहबाज साहब भी जब वजीर आजम नहीं थे तो जेल में थे, मरियम भी जब सीएम नहीं थी तो जेल में थी। तो ये प्रेशर तो रहता ही है हुकूमतों के ऊपर, या अपोजिशन पार्टीज ये करती रहती हैं एक दूसरे के साथ। कह सकते हैं कि अब शायद थोड़ा ज्यादा हो तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि उनका मामला एस्टैब्लिशमेंट से बहुत खराब है, कह सकते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद एक पॉलिटिकल विंग होता है जो सरगर्म रहता है, जो इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है। मुझे कम से कम बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसा जैसे बिल्कुल हुकूमत को उसके हाल पे छोड़ दिया गया, क्योंकि इफ यू कैन डू इट जस्ट डू इट, हम सिर्फ अदालतों से रिलीफ लेंगे अगर हमें मिलता है, तो ऐसा लगता है। देखिए आपका ये जो है ना कि जी जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं होती कि शहबाज शरीफ जेल में थे और आज इमरान खान जेल में है। बात ये होती है कि जो अगर फर्ज करें आईन ये कहते हैं कि 3 माह में इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है, उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता। जब आपके यहाँ इन्हीं चीजों पे अमल नहीं हो रहा तो फिर तो चॉइसेस खत्म हो जाती है ना, कानूनी लड़ाई की और आईनी लड़ाई की चॉइस खत्म हो गई आपके पास। और फिर आप जाते हैं, फिर आप अदालत में जाते हैं जहाँ पे पता है कि फैसला हो भी गया तो उस पर अमल नहीं होगा। हमने देखा है कई बार ऐसा हो चुका है, अभी मखसूस रिश्तों का फैसला अटका हुआ है, ठीक है ना। तो फिर एक रास्ता रहता है, वो है भी एहतजाज का। एहतजाज का क्या ये मुल्क मुतम्मिल हो सकता है? क्या हमारा मिजाज इत्तेहाद एहतजाज का है? कि हमारी ये तो नहीं होता कि मतलब एहतजाज जाने के लोग बांग्लादेश वो भी नहीं हो रहा ना, से- पीटीआई से एहतजाज भी नहीं हो रहा। हाँ तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा मिजाज नहीं है ना। पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत में तब्दीली जो है वो एहतजाज से नहीं आई है। वो उस वक्त आई है कि जब इदारों में आपस में चुपलिश होती है, ठीक 2 है। इदारे जो हैं एक के खिलाफ मिल जाते हैं। तो सही है। पीटीआई के पास चॉइसेस बहुत ही महदूद है, और वो अच्छा। जो है मतलब कि इतना ज्यादा उसमें है कि ज़ाहिर है जब आपकी एग्जिस्टेंस का थ्रेट हो कि ठीक आपका इंसान आपके पास ना हो, पार्टी के नाम आपके पास हो, तो फिर आप उनसे कोई बहुत अच्छा ज्यादा आमिर साहब, पीटीआई का जिक्र हो ही गया है तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो बैक टू बैक जिस तरह से जलसे जो हैं वो मनसूख किए जा रहे हैं, क्विकली आप मुझे बताएंगे कि इसका सियासी तौर पर कोई नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर क्या कोई स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो जलसे हैं उन्हें मनसूख किया जा रहा है? देखिए बड़ी दिलचस्प बात ये कि पूरा बयानिया तब्दील हो गया। जलसे क्यों वो हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उसकी वजह ये कि हुकूमत एनओसी नहीं दे रही है। हम सवाल को गलत जाविये से पकड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी जलसा मनसूख हो रहा है, नहीं, जलसा तो मनसूख किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मतलब है उसको इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि जलसा मनसूख करने के बावजूद आप देखें कि जलसा अगर होता तो एक दिन की खबर होती। अब जलसा मनसूख होके हम 3-4 दिन हो गए मुसलसल उस पर बात कर रहे हैं। लाहौर ना? जलसे तो मनसूखी की भी खबरें अब सामने आ रही है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो जलसा मनसूख, क्योंकि ज़ाहिर है कि ठीक है, और ज़ाहिर है कि उनका जो मेन वो अट्रैक्शन है लोगों को जमा करने की, इमरान खान जेल में है और उनकी जो पार्टी है वो ज़ाहिर है कि कब तक लोगों को मोबिलाइज कर सकती है, जमा कर सकती है। लेकिन सवाल ये कि हुकूमत क्यों इजाजत नहीं दे रही, वरना जमहूरियत में तो जलसा आम सी बात होती है। अभी जमात इस्लामी ने धरना दिया, जलसे किए, कोई किसी ने नहीं रोका। पीटीआई को क्यों रोका जा रहा है? किस चीज का हुकूमत को खौफ है, किस चीज का दबाव है? बस अगर बहुत बड़ा पीटीआई सवाल है। ज्यादा हुकूमत की इजाजत का इंतजार करेगी हाँ, तो फिर हाँ। ना ही समझें, फिर तो हुकूमत ने तो मैं इजाजत नहीं आपको देनी। ये अर्ज करूंगा, मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि देखिए अगर वो इजाजत को तोड़कर जलसा करते हैं तो नॉन ऑर्डर की सिचुएशन होगी। हाँ, of course। और फिर मेरा ये होगा कि यहाँ पर क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता हाँ, है? नहीं, कि of course not, लेकिन पीट पीटीआई की प्रोटेस्ट हो रहा हो। पॉलिटिक्स अभी के लिए कराची में हाँ, कल रात you're गोलियां right। चली हैं, जुलूस निकल रहा था, पथराव हो गया, 2 लोग हलाक हो गए। You're तो right। हमारे यहाँ तो एक मिजाज मुख्तलिफ है ना, नहीं नहीं, असलाह obviously, वो तो बहुत है। कानून को तो हाथ में कतई तौर पे नहीं लेना चाहिए। उनको जोश नहीं दिलाना चाहिए कि नहीं करो करके दिखाओ, खुदा ना खास्ता कल को कोई मतलब है कोई छोटा गिरोह कर दे, पीछे ना करे, कुछ और हो जाए। हाँ। तो हमें तो हर हालत में हम जो है इस्तेकाम को कायम रखने की दुआ करनी चाहिए। नहीं सर, वो रोक हम- सको तो रोक लो वाले नारे भी तो इन्हीं के हैं ना, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, किसी का बाप रोक के दिखा, हम थोड़ी कहते हैं। हमें वो खुद हमें जोश दिला देते हैं गड्ढापुर साहब, हम तो बेचारे सवाल कहते हैं, टाइम हमारा खत्म हो मैं ये गया कह रहा हूँ, जी। मैं कह रहा हूँ, उनके तो सियासतदान की जबान के आगे मैदान होता है, वो घोड़े को दौड़ाए चले जाते हैं। चले चले आमिर तो साहब, हमें- थैंक यू वेरी मच, आप बहुत शुक्रिया दिया और इस आम मौजू पे हमसे बात की। सवाल आपके सामने हमने रखे और जवाबात भी लिए। सियासी सूरत हाल क्या है इस पे हम बात करें थे, एक ब्रेक लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल हो गई हैं और आपको पहले भी बताया था कि आज से यानी 26 अगस्त से मानसून का नया जो ताकतवर सिस्टम है बरसने को तैयार है और 30 अगस्त तक ये जारी रहने वाला है। शदीद और मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा जाहिर किया गया है और ये स्पेल सिंध पर असरअंदाज होने वाला है। अब तक का सबसे ज़्यादा ताकतवर सिस्टम है जो शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन भी बन सकता है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। शाहिद अब्बास
फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक स्ट्रॉन्ग एक नया स्पेल मॉनसून का आज से 30 अगस्त तक के लिए दाखिल हो रहा है, इस हवाले से क्या मुतालिका महकमों को अलर्ट्स वगैरह जारी कर दिए गए हैं? क्योंकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये शदीद तरीन होगा और तब्दील होकर डिप्रेशन में भी बदल सकता है। जी बिल्कुल, ये सिस्टम को हम पिछले 5 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ साथ ही जो अलर्ट है और वार्निंग जो है वो सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट को हम भिजवा रहे हैं और रेड अलर्ट के तौर पे भी। और ये आज से जो है सिंध में और जनूबी पंजाब की तरफ से इंटर होगा और ये अगले 3 दिन तक तो ये बड़ा हैवी स्पेल है, जिसमें से खास तौर पे हमारे जनूबी पंजाब मुल्तान से डाउनवर्ड के इलाके जो हैं, भावलपुर है और डीजी का डिवीजन है, उसके बाद पूरा सिंध के तो पूरा इलाका ही है, और जो बलूचिस्तान है उसके नसीराबाद, पुलतार, लोरालाई और बाकी इलाके जो है वो भी अफेक्ट होंगे। और इसमें से जो बारिशों की मिकदार है वो अच्छी खासी है और इसमें से उसका जो सिस्टम है उसका कुछ हिस्सा जो है नीचे समुद्र में भी होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बारिशों की तवक्को की जा सकती है साउथ ईस्ट सिंध में और कराची, हैदराबाद और बाकी अलाइड जो है सारे अजला में। अच्छा, तो ये किस सतह के फ्लड्स का बायस बन सकता है सर? देखिए, इसमें से एक तो ये है कि ये जो सिस्टम होगा इसका पानी दरियाओं में तो नहीं जाएगा, दरियाओं में या नदी दरियाओं में तो ये रिवराइन फ्लड बिल्कुल नहीं बनेगा। और बाकी जो है सिंध का एक फीचर ये है कि सिंध की जमीन का एक तो जो मेन सिंध की जो डिवीजन है सेंटर के और लोअर के, वो उनकी सतह जो है समुद्र से भी नीचे है और जो हमारी दरिया है और नहरें वो उससे भी नीचे है। उनका पानी कहीं ड्रेन आउट नहीं हो पाता, जैसे 2011 में हुआ था, उसके बाद 2022 में एक बड़ा डिजास्टर हुआ था। इसमें अगर बारिशें होती है तो वो पानी वहीं रहता है और वहीं वो खुश्क होता है। उसी तरह का खतरा मौजूद है जैसे पहले इस तरह का। ठीक है, अल्लाह खैर करे। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। इदारे तैयार हो जाएं जी, अल्लाह करे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हो। शदीद बारिशें हो सकती हैं और अर्बन फ्लडिंग और रूरल एरियाज़ में पानी एक जगह पे रुक सकता है, कैचमेंट एरियाज़ में। हम एक ब्रेक लेते हैं, टॉप ऑफ द ईयर आप न्यूज़ सुनेंगे, वापस आइए एक्सप्रेसो में, आपके लिए और भी बहुत कुछ। दूसरे हिस्से में खुशामदीद। क्योंकि आज पीर है, सो वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का, जिसमें हमारे साथ द लेजेंड मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब होते हैं। वकार साहब उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज गुफ्तगू हो रही है तारड़ साहब की एक ब्रांड न्यू बुक जो कि मार्केट में आई है। इसका टाइटल है बातां मुलाकातां। क्या मुलाकातें, क्या बातें इसमें डिस्कस हो रही हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ हैं। तारड़ साहब की एक नई किताब आई है, उसके हवाले से बात करनी है। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। मेरा सवाल उस नई किताब के हवाले से ये है कि वो खाकों पर मबनी ये किताब है और हम पहले मुमताज़ मुफ्ती साहब की लिखी हुई खाके पढ़ते थे और खाका जो है वो बड़ी एक कमाल सिनफ है। तो अब ये जो खाकों पे मबनी किताब है, इसके वाले से थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। दूसरा ये है कि इसका टाइटल बड़ा दीदा ज़ेब है। इससे पहले सादगैन जो हैं वो आपकी टाइटल्स बना चुके हैं, अभी सुमैर ने बनाया। तो सुमैर का जो मामला है, इस हवाले से बस एक ज़िमनी सवाल ये भी साथ ले लीजिए कि ये कोई अकरबा परवरी के ज़ुमरे में तो नहीं आता? मुझे बुनियादी तौर पे मैं इनको खाके नहीं कहता। खाका जो है वो एक लिमिटेड सिनफ है और वो बेशुमार लोगों पे लिखे जा सकते हैं। मैंने एक पूरा दौर जो है गुजारा है और उस दौर में जितने भी अहम मुसव्विर थे या अदीब थे, शायर थे, उनसे सलाम दुआ तो थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि उनकी शख्सियात पे धड़ाधड़ खाके लिखने शुरू कर दूं, क्योंकि ऐसे खाके लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एग्जैजुरेट करना पड़ता और थोड़ा सा उसमें फिक्शन शामिल करनी पड़ती और ताकि उसको दिलचस्प बनाया जाए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं उनके बारे में उतना जितना कि आप क्लेम करते हैं। तो ये वो लोग हैं कि इनके खाके नहीं हैं, ये आप समझ लें कि ऑटोबायोग्राफी है। मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। वो लोग जो मेरे दुख सुख में शरीक हुए, मुआविन हुए, मुझे मोहब्बत की और मुझे इंस्पायर किया लिखने पे। मसलन पहला खाका जो है मंटो साहब के ऊपर है और वो मैं इधर उधर उसके झलकियाँ लिख भी चुका हूँ, अपने नावल राख में भी है, क्योंकि मंटो साहब पहले बंदे थे कि जिनको देख के मेरा जी चाहा कि भाई राइटर होना बड़ी अच्छी बात है, जितनी नफीस और मोहब्बत करने वाली उनकी शख्सियत। तो मंटो साहब तो हमसाए थे जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि कारवां सराय के प्रोग्राम हमने कुछ किए
तो उनमें पहली मरतबा तीनों हमशीरगान जो थी, मंटो साहब की बेटियां, वो सब की सब शामिल हुई। मैं उन्हें बचपन से जानता था, उनके साथ खेलता रहा था या उनसे वाकफियत थी, तो ये करीब लोग थे जो मेरे। उसके बाद सादकाइन साहब ने अलबकामियों के बाद पहली किताब को निकले तेरी तलाश में को मुसव्वर किया मेरे मोहसिन से, और बहुत अरसा मैंने उनके साथ गुजारा खाकों के सिलसिले में, तकरीबन 1 बरस, तो तकरीबन हर शब। मैं सिर्फ ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने वो सरसरी नहीं लिखा, मैं उन लोगों को जानता था। मैं कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो मेरे दोस्त थे, लेकिन बाहर तौर वो मेरी ज़िंदगी का बहुत एक इटर्नल पार्ट थे। उसके बाद नूरजहां तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा हिसास दिल रखने वाला शख्स पाकिस्तान में तो कम अज़ कम नहीं होगा जिस पर वो असरअंदाज ना हुई हो, अपने गीतों के हवाले से, अपनी शख्सियत के हवाले से। मुझे उनसे मिलने के मुख्तलिफ मौक़े हासिल हुए, चुनांचे एक नूरजहां के बारे में है। उसके बाद एक जो मतलब है कि मैं समझता हूँ वो किसी हद तक बहुत यूनिक खाका नहीं मैं कहूँगा, वही जैसा कि मैंने कहा कि मेरी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो है इंतज़ार हुसैन का जी। और उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन का। अब आप जानते हैं कि अब्दुल्ला हुसैन मेरे वाहिद अदबी दोस्त थे, यानी वैसे तो हर बंदे को जफा मार के लोग यार वो उस किस्म के तो बहुत सैकड़ों होंगे, लेकिन लिटरेचर में और वो अपने खतूत में भी लिखते हैं कि तुम, मुझे भी वो यही समझते थे कि मैं उनका तन्हा दोस्त हूँ लिटरेचर में। तो वो जो मैंने लिखा वो भी जो मुझ पे गुजरी वो मैंने लिखा, लेकिन उसमें एक अहम जो है इंसिडेंट वो ये एक है मजमून कह लीजिए कि अब्दुल्ला हुसैन के साथ बाद अज़ मर्ग एक इंटरव्यू, और उसकी वजह ये थी कि अब्दुल्ला हुसैन जब लिबिया में थे, बड़ा अरसा लिबिया में भी रहे, और लंदन में थे। लंदन में कभी कभार वो उर्दू में लिख देते थे, लेकिन लिबिया में हमेशा अंग्रेज़ी में लिखते। तो मेरे पास मुतअद्दिद उनके बड़े तवील खतूत थे इंग्लिश में लिखे हुए। तो उनको कुछ जो अदबी पर्चे वालों उन्होंने मुझे कहा कि जी उनको शाया किया जाए, लेकिन मैंने इज्तनाब इसलिए किया कि एक तो बिटवीन मी एंड अब्दुल्ला हुसैन, ठीक है, यानी मैं उसमें मेरे राज भी थे और उनके भी थे। ठीक, ना मैं ये चाहता था कि मेरे राज फाश हो जाएं, ना ये मैं चाहता था कि अब्दुल्ला हुसैन की जो ज़िंदगी है ख़ास और उनकी ज़िंदगी थी कि उसके बारे में मैं ऐसे चस्के लेके बयान करूं। तो उसका हल मैंने यही निकाला कि मैंने उनके जो टुकड़े थे उनके लिए सवाल बनाए, और वो दूसरा अहम जो है उसमें रेफरेंस वो है कि नादार लोग जब शाया हुई, हम एक दूसरे से हमेशा पूछते नहीं थे। कभी मैंने नहीं पूछा कि अब्दुल्ला तुमने गज़ाले शब पढ़ा या नहीं पढ़ा या फलां, मतलब तज़किरा होता था। तो अब्दुल्ला ने मुझे नादार लोग के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर किसी हद तक क्रिटिसिज्म हुई, तो मैंने उस पर एक तवील ख़त लिखा जिसमें उसकी पसंदीदगी अपनी जगह, लेकिन मुझे जो उसके मतन में या टेक्निकल जो मुझे सुकम नज़र आए एज ए जूनियर नावलिस्ट, मुझसे सीनियर थे, वो मैंने बयान किए। तो उन्होंने एक एक जो मेरा इतराज़ था उसके जवाब दिए, वो बहुत तवील ख़त। और ये देखिए कि ये अब्दुल्ला हुसैन जैसा बड़ा नावल निगार ही कर सकता है। आप किसी भी और नावल निगार पे, छोटे मोटे नावल निगार पे इस तरह के इतराज़ात करें तो वो कभी उनका जवाब देना पसंद नहीं करेगा, या तो वो टेम्पर लूज कर जाएगा या कहेगा तुम्हें समझ ही नहीं आई है। लेकिन अब्दुल्ला हुसैन क्योंकि एक जेन्युइन और पढ़ा लिखा अदीब था, इसलिए उसने ये मुनासिब समझा कि उसके दोस्त के दिल में अगर कोई है ऐसे एतराज़ात तो उनको दूर किया जाए। 2-3 दूर हो भी गए, लेकिन बाहर तौर
अच्छा, अब आपने शुरू में कहा है करवा परवरी या क्या है सुमैर का। सुमैर का ये टाइटल जो है वो मैंने नहीं छपवाया। हमारे पब्लिशर संग मील वाले आए घर। सुमैर इन दिनों बेशुमार पेंटिंग कर रहा है, उन्होंने एक पेंटिंग देखी, उन्होंने कहा जी हम ये टाइटल पे देना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये चाहता था कि जिनके तज़किरे हैं मंटो के, नूरजहां के, साथ के, उनकी तस्वीरें छपें टाइटल। उन्होंने उसको पसंद किया। अच्छा, ये उसका पहला सरवर्क नहीं है, इससे पेशतर मूमल काबे शरीफ, गारे हिरा में रात, और उसके बाद अब्दुल्ला हुसैन ने फरमाइश करके उसका नावलेट कैद, उसका भी टाइटल सुमैर ने बनाया था। एंड ही इज़ प्रीटी गुड, समझ सो कि भाई शुरू में गुलजार साहब का से जब दोस्ती हुई तो सुमैर ने मुझे एक ड्राइंग बना के दी। उनका फेमस जो है गाना मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो मैंने गुलजार साहब को भेज दी। तो गुलजार साहब इतने मुतासर हुए, उन्होंने कहा कि सुमैर को कहो कि मेरा एक स्केच बना के भेज। तो सुमैर ने एक स्केच बना के उनको भेजा। तो इस तरह हाँ, आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये खाकों की मेरी खाके, फिर मैं कह गया हूँ, जो भी कह लें उनको पता नहीं क्या कहना चाहिए। पहली किताब है, उससे पेशतर खसूस नामी किताब, जिसमें शफीकुर रहमान, कर्नल मोहम्मद खान और मोहम्मद खालिद अख्तर के खसूस थे, लेकिन उनके आगाज़ में उनके बारे में राइट अप्स थे। यानी वो खतूत और वो मज़ामीन थे। ये सरासर ये मेरी पहली किताब है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं अगर इस तरह के पेन स्केचेज या खाके जो भी हैं अगर लिखना चाहूँ अपने अहद पे, तो मेरे ख्याल को 100-125 बंदों के ऊपर तो लिखा जा सकता है। लेकिन सर बात ये है कि अभी एक सवाल मेरे जहन में है, और अभी मैंने अगर सवाल किया तो फिर ये वक्त ख़त्म है। हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। और सवाल मेरे जहन में ये है कि अगर मुझे मालूम हो, चाहे इनको खाके कहें या मज़ामीन कहें, अगर कोई किताब आपकी तरफ से ऐसी आ रही है तो मैं ये उम्मीद भी रखूँगा कि इसमें अशफाक साहब पे भी बात हुई होगी, इसमें फैज़ साहब का भी तज़किरा आपने किया होगा, अहमद नदीम कासमी साहब को याद किया होगा, और इतने बड़े नाम हैं और इनके साथ आपका एक ताल्लुक़ भी रहा है, तो वो नाम जो है वो इस किताब में नहीं है। लेकिन ये सवाल मैं अगले सेगमेंट में आपसे करूँगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। और अब वक्त हुआ है एक ऐसे आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने का जिन्होंने थिएटर के जरिए दुनिया भर में एक पहचान बनाई है। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए पूरी दुनिया में जो लोग थिएटर देखने वाले हैं उनको इंस्पायर किया है और मुसलसल काम कर रहे हैं, यंग हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ, कुछ थोड़ा सा उनके करियर पे बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के तकरीबन 3000 थिएटर परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो उन्होंने की हैं, और इसके अलावा मोर देन 600 थिएटर प्रोडक्शंस का बाकायदा तौर पर एक्टिव पार्ट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हसन रज़ा की, जिनकी पिक्चर्स भी आप इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले देख रहे हैं। सिलवाकिया में गुज़िश्ता दिनों एक 70 मिनट का थिएटर किंग ऑफ नथिंग हुआ। इसमें उनकी जो एक सोलो परफॉर्मेंस थी उसको बहुत पजीराई मिली, ऑडियंस ने बहुत उनको दाद दी। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तानी इतना अच्छा करें और हम उनको बुलाएं ना। तो हसन तो बहुत ही ज़बरदस्त करें अपनी फील्ड के अंदर। जी हाँ, किंग ऑफ नथिंग के अलावा हसन रज़ा की मशहूर तरीन थिएटर परफॉर्मेंसेज भी हैं, जिसमें ड्रैकुला, द गुड डॉक्टर, बुक ऑफ लव, स्टोरीज ऑन शिप और डायल एम फॉर मर्डर, और इस जैसे बेशुमार थिएटर प्रोडक्शंस जो हैं वो उनका काम और उनका जो किरदार है वो वाकई बेमिसाल है। हसन रज़ा आजकल निजी प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता हैं और उनके पंजाब भर के जो कैंपसेस हैं उनमें बच्चों को ड्रामा सिखाते हैं और एक्टिंग क्लासेस भी दे रहे हैं। इसके अलावा हसन अली जो हैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर के बहुत से मुल्की और गैर मुल्की एक्टिंग अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। उनके 20 साल शानदार थिएटर करियर के बारे में हम मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। वैसे आप जो बहुत ज़्यादा लोग स्क्रीन पे आते हो, आप जानते हैं ना सेलिब्रिटी इंट्रोडक्शंस उनके, लेकिन दर हकीकत एक्चुअल आर्टिस्ट तो ये हैं। हसन, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट इज सच एन ऑनर कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। सर आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें आपका काम और उस काम की नौइयत जानना बहुत अच्छा लग रहा है। सो वैसे तो इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन, मोस्टली आई डोंट लाइक टू आस्क इट, बट थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के बारे में, अबाउट योर पैशन एंड ऑब्वियसली नाउ दैट हैज बिकम योर प्रोफेशन, बताइए हमें। सो बेसिकली एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, मैं ग्रेड 2 में था एंड आई वांटेड टू ग्रो अप और मैं एक्टर बनना चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पे हमारे टिपिकल पेरेंट्स का क्या होता है कि क्या होगा फ्यूचर, क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला, उस तरह के क्या मसले होंगे।
सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन अपने पेरेंट्स को ये मनाना कि नो आई वांट टू स्टडी एक्टिंग। मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में गया थिएटर फिल्म पढ़ने के लिए। पेरेंट्स की तरफ से कोई इतना मुझे 100% सपोर्ट नहीं था, बट अगेन दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग एज वेल। सो उसके बाद देन आई वेंट टू इंडिया to do a course as well, and then I went to South Korea as well. India भी मैं बीकन हाउस यूनिवर्सिटी की तरफ से ही गया था, and उसके साथ ट्रैवल करके मैंने अपना क्राफ्ट सीखा, and yeah, it has been a very difficult journey, and now I'm happy कि you know I'm doing good. You are. Wow, wow. अच्छा हसन, ये जो पिछले दिनों में जो माशाल्लाह आपने इतना हिट आपका रहा है थिएटर जो 70 मिनट्स का था, किंग ऑफ नथिंग, जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस थी ऑडियंस को उसने दीवाना बना दी, और कितनी देर तक खड़े वो उसमें महव थे और तालियां बजाते रहे, ये कैसा एक्सपीरियंस था? ये अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन थी, बिकॉज मेरी पहली परफॉर्मेंस भी यूरोप में मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, एंड अभी तक सबसे बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन थी। आई गॉट अ 6 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन कि लाइक मुझे आज भी याद है, इट इज सच इमोशनल मोमेंट कि ऑडियंस खड़ी है एंड दे वर क्राइंग बिकॉज द प्ले वाज वेरी इमोशनल। मैं बैक से चला गया, दे डिडंट स्टॉप क्लैप, मैं फिर आया, फिर बाव किया, एंड इट हैपेंड लाइक 4 टाइम्स। सो लाइक फॉर 6 मिनट्स द स्टैंडिंग ओवेशन कंटिन्यूड। सो या this is how theater impacts। अभी हम ऑफर यही बात कर रहे थे कि इतना पावरफुल मीडियम है ये, और इसका अगर सही इस्तेमाल हो तो इतना बड़ा एक चेंज का बायस बन सकता है सोसाइटी के अंदर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें कुछ थोड़ा सा वो एक्ट जो था या उसका कोई डायलॉग या जुमला, एक क्राफ्ट एक्टिंग की आपने बात की, थोड़ा सा हमें करके बताएं। मैं वैसे आपको प्लॉट आई थिंक शेयर करता हूं, बिकॉज़ आई थिंक सो के अप्रोप्रिएट नहीं होगा यहाँ पे लाइव पे करना, सिचुएशन वहाँ 18 प्लस मोस्टली वो था, बट या बट अगेन जो उसकी पूरी जर्नी थी वो हमारे सोसाइटी के ऊपर ही थी कि हमारे सोसाइटी में किस तरह प्रिविलेज आप ह्यूमंस होते हैं, एंड हम लोग डे बाय डे अपना प्रिविलेज रियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारे इर्द गिर्द के लोग फाइनेंशियली लोग जो होते हैं बेचारे पुअर होते हैं जेंडर इनक्वालिटी की वजह से, एंड जनरेशनल जो आपको एक ट्रॉमा मिला होता है, उन सब के ऊपर ये डिस्कशन थी, इसी लोगों को ज्यादा इंस्पायर किया। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ मेथड एक्टिंग का तो इतना तस्वुर ही नहीं है। बिल्कुल आई सी कि बहुत सारे सुपरस्टार्स जैसे बॉलीवुड में भी हैं, दे लैक दिस एबिलिटी एंड दे टॉक अबाउट इट समहाउ। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें ये कमी रहेगी, बिकॉज पहले शायद ये कल्चर नहीं था, बट नाउ द वे टीवी या ये जो टेरेस्ट्रियल टाइप चीजें आ रही हैं या ऑनलाइन चीजें आ रही हैं, तो उसमें ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि आपका बहुत क्लोज मीडियम है, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आई बिलीव कि पहले हम सिनेमा में एक फिल्म देखते थे, उसमें एक सीन आता था, वो गुजर गया, वो वापस नहीं आएगा, बट व्हाइल वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स आपको कोई भी चीज, कोई डायलॉग इंस्पायर किया, फौरन से बार-बार 10 टाइम्स उसको देख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि थिएटर में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस फैक्टर की? आई थिंक सो मेथड एक्टिंग थिएटर में तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। इवन जब बच्चों को भी मैं ये सिखाता हूँ, जब आपने लेट्स सपोज आपका प्ले 2 आवर्स का है, अब आपने सिंस मिनट 1 से लेकर लास्ट मिनट तक अपने कैरेक्टर में रहना है, एंड 2 आवर्स आपको कुछ हो रहा है। और थिएटर एक्टर की तो ये बहुत ज्यादा एक ट्रेजेडी कह लें लाइफ की है कि जहां पे ऑब्वियस न्यूयॉर्क के अंदर जहां पे लोग 7 डेज के अंदर 8 शोज करते हैं एवरी सिंगल डे। सो देखें, अगर आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, आपकी कोई ट्रेजेडी चल रही है, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने वहां ज़हन खाली रखना है फॉर दैट 2 आवर्स, यू हैव टू बी इन द मोमेंट। ओके, बिल्कुल। सो आई थिंक सो थिएटर के अंदर तो स्पेशली बहुत ज्यादा। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू टीच टू, फॉर एग्जांपल आई एम योर स्टूडेंट एंड आई कम टू यू, सर मुझे बताएं, मुझे एक्टिंग करनी है, तो व्हाट आर बेसिक 2-3 थिंग्स दैट यू से कि आप ये सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप बिलीव करेंगे कि ये रियल है, तभी ऑडियंस बिलीव करेगी वो रियल है। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टीच, कि कोई भी आप इमोशन फील करें, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स ट्रेजेडी, वेदर इट्स एनी अदर इमोशन, अगर आप एज एन एक्टर बिलीव करेंगे वो रियल है इन द मोमेंट, तभी ऑडियंस इन द मोमेंट बिलीव करेगी वो रियल है। वरना वो जो हम कहते हैं यार इससे फील नहीं आ रही, फेक एक्टिंग लग रही है, आई कांट रिलेट, वो यही होता है कि एक्टर जो है मोमेंट में खुद बिलीव नहीं कर रहा होता। ओके, वेरी डीप। अच्छा हसन, मुझे बताएं आज तक के, एक तो ये जिसका भी आपने जिक्र किया, और कौन से बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं आपके जो आपको अभी तक याद है, मतलब बेहतरीन, जिस पे इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली, आपने बताया 6 मिनट्स की स्टैंडिंग ओवेशन थी, इसके अलावा बताइए। हम लोग लास्ट ईयर जो है प्रिंस ऑफ फुजेरा यूएई में हमें बुलाया गया था, दैट वाज एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा वंडरफुल परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा चाइना गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था बैक इन 2018, सो वी डिड 14 शोज इन चाइना इन डिफरेंट सिटीज, सो दैट वाज, वहाँ पे तो थिएटर बहुत कॉमन है, बहुत छोटी जगह पे, बहुत ज़्यादा, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके अलावा लाहौर, कराची, मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बाहर यहाँ पे थिएटर उस तरह
नहीं हमारे दिस वाज माय एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप जिस तरह का थिएटर कल्चर इस वक्त है हमारे यहाँ, यू बीइंग एन एक्टर एंड डायरेक्टर, आप इससे मुतमईन है इस इतनी थिएटर कल्चर से, या इस हद तक इसकी मौजूदगी से आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत ज्यादा जरूरत है और होना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज अगेन जब आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं, जब आप अपने एक ककून में बंद हुए हैं, तब तो आपको ये लगता है ना कि हम ही है, हम ही बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं आपको पता चलता है कि हर जगह का थिएटर कहाँ कितना ज्यादा हो रहा है। इवन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान के अंदर भी बेशक इतनी ज्यादा वॉर चल रही है, लेकिन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, इराक, वो भी हमसे ज्यादा थिएटर कर रहे हैं अपने मुल्क में। हमारे यहाँ पे थिएटर अभी भी ना बड़ा टैबू समझा जाता है। हमारे यहाँ पे अभी भी पंजाबी स्टेट ड्रामा को थिएटर समझा जाता है, जो कि ऑब्वियसली मैं डिसएग्री करता हूँ। दैट इज नॉट थिएटर। उसने डैमेज किया हमारे थिएटर में। मैं 110% एग्री करता हूँ कि पंजाबी ड्रामे ने हमारे थिएटर को डैमेज किया है, एंड उसने जो थिएटर का मेन एसेंस है, ठीक है, वो निकाल दिया। अक्सर पेरेंट्स भी मुझसे बहस करते हैं कि जी थिएटर हमारा कल्चर नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि प्लीज आपने थिएटर देखा ही कहाँ? रीड योर हिस्ट्री, म्यूजिक और थिएटर ही सब कॉन्टिनेंट। एक्चुअली यही ना, मैं भी एक अखबार में इश्तार पढ़ रहा था, और वो जो जिस तरह की आती हैं चीजें, मतलब वो देखा नहीं जा सकता। सड़कों पे अगर आप देखें जो बोर्ड्स लगे होते हैं वो देखे नहीं जा सकते, वो थिएटर नहीं है, वो ऑफ कोर्स स्टेज ड्रामा। सो व्हाट चेंजेस यू एक्सपेक्ट, आई मीन बीइंग एन आर्टिस्ट, आप क्या कहते हैं, कैसे, हाउ टू ब्रिंग दिस थिएटर कल्चर? क्या कोई भी उठ के थिएटर एक्टर बन सकता है? नहीं, सबसे पहले अगर वो नेपोलियन वाली बात कि अगर आपने कोई भी मुल्क जो है उसकी सक्सेस देखनी है तो बच्चों को पढ़ाएं। सो इसीलिए आई थिंक सो अगर आप अपने मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ उसको अपना फ़रोग़ देना चाहते हैं, सो आई थिंक चिल्ड्रन आर द बेस्ट वे कि आप उनको बताएं कि दिस इज़ नॉट टैबू, दिस इज़ नॉट समथिंग बुरा है, दिस इज़ समथिंग जो आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज अगेन मैं बच्चों को भी समझाता हूँ, जस्ट इन लाइफ हमारी जिस तरह लाइफ की डेली रिहर्सल होती है, जैसे थिएटर की रिहर्सल होती है, आप गलती करते हैं, आप सीखते हैं, एंड नेक्स्ट डे यू बिकम बेटर। तो उस तरह आपकी नेचुरल लाइफ में भी तो यही होता है कि आज मैंने गलती की है, मैंने सीखा है, एंड नाउ आई विल ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन। सो आई थिंक सो थिएटर जो है वो रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सही है। अच्छा हसन, क्विकली मैं चाहूंगी बताएं कि एक तो ये जैसे आपने बताया कि बच्चों को इस हवाले से अवेयरनेस, और ये एक छोटे बच्चे को सिखाना कितना टफ होता है, इसके हवाले से, अपनी स्ट्रगल के हवाले से भी बताइएगा। और जो जितनी आप बता रहे हैं कि क्वालिटीज़ और ये सब कुछ होना चाहिए, तो क्या वो इनबिल्ट होती हैं किसी के अंदर? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बड़े अच्छे परफॉर्मर होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्या एफर्ट्स होती हैं? आई थिंक सो कि एक्टिंग इज लाइक अ स्किल जो कि सिखाया जा सकता है अगर पर्सन खुद सीखना चाहता है तो। ठीक है, तो जस्ट लाइक एनी स्किल, एक्टिंग इज अ स्किल दैट कैन बी टॉट, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इंसान प्रॉपर सीखना चाहता हो। क्योंकि यहाँ पे लोग हमारे यहाँ पे जब देखते हैं कि ओ माय गॉड हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यार मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसको ग्लैमर और ये मेरे बाल अच्छे होने चाहिए और मैं किस तरह दिख रहा हूँ, ये उसके जहन में होना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मेन परफॉर्मर का या एक्टर का मेन एसेंस क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन, ये थिएट्रिकल स्किल जो है ये घर में भी कभी बीच में आ जाती है? क्योंकि वोकल्स तो लाउड हो जाते हैं, वी कैन फील कि आप टीवी पे भी बोल रहे हो तो आप थिएटर जैसा बोल रहे होते हैं। ये तो है, ये तो मेरी बहुत ज्यादा है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी काफी ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि मैं अक्सर औकात बहुत ज्यादा लाउड हो जाता हूं बात अपनी एक्सप्लेन करते हुए। हसन, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो इनका सितंबर के अंदर लाहौर में भी प्ले हो रहा है, फिल्म के फैसलाबाद में कर रहे हैं 1 सितंबर के अंदर हमारा कॉमेडी शो हो रहा है पाकिस्तान तहरीके कॉमेडी का, अलहमरा आर्ट काउंसिल हॉल नंबर 3 पे। करे तरीके के आगे कॉमेडी आ ठीक है, अलहमरा के अंदर जी 1 सितंबर को डोंट फॉरगेट टू वॉच हॉल 3 के अंदर का कॉमेडी शो है। अप्रिशिएट करें, बहुत जबरदस्त मीडियम है, बहुत इंस्पायरिंग और इंस्पिरेशनल मीडियम है, बहुत इफेक्टिव मीडियम है थिएटर। आप जाएंगे, असल थिएटर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, और आप फिर अपने बच्चों को लेके जाएंगे कि भाई ये देखो ये जबरदस्त है। सो वंस अगेन थैंकिंग हसन रजा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त जिक्र और बहुत ही मुतबर्रिक जिक्र ये कहना चाहिए, क्योंकि हम जिनकी नगरी में बैठे हैं उन्हीं की बात हमने करनी है। थोड़ा सा अगर हम तारीख़ के अंदर जाएं तो जो दीन की तबलीग है, अशात है, या मुआशरे की इस्लाह है, इसमें खानकाई निज़ाम का किरदार बड़ा ज़बरदस्त रहा है और बड़ा बुनियादी है। अब भी हो सकता है मज़ीद इफ़ेक्टिव अगर उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जैसे कि उसका हक़ है। ये बहुत अजीम मिसालों का एक पासदार कहना चाहिए, एक ऐसा सिलसिला है। उम्मत की इस्लाह की बात हो, तबलीग व अशात हो, इसकी कोई तारीख़ खानकाहों के बोरिया नशीनों के तज़किरे के बगैर अधूरी ही नज़र आती है। बिलखुसूस हम अगर सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर की बात करें तो इस सरज़मीन पर आज तक क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद रिसालत की जो आवाज़ गूंज रही है, ये उसी फैज़ की मरहून मन्नत है, उसी फैज़ का सरचश्मा है जो हम तक पहुँचा है।
इन खानकाहों की जो दावती तबीयत है और तबलीगी माहौल है, इन काविशों की बदौलत ही आज हम बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको जान पाते हैं। शम्मे तौहीद और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में जलाए बैठे हैं। खुतबे हज जो हुज्जतुल विदा है, इसकी मिसाल मैं ज़रूर देना चाहता हूँ इस मौके पर। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा था कि क्या मैंने दीन की तालीमात आप तक पहुँचा दी? तो तमाम असहाब ने उस वक्त और अहले बैत ने यकज़बान होकर जवाब दिया कि आपने यह पैगाम हक़ पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। फिर 3 दफ़ा आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई, शहादत की इशारा किया और बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि या अल्लाह, ए रब, एज़ रब्बे ज़ुल जलाल, तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। और फिर लोगों से कहा कि तुम अपने बाद आने वालों तक ये पहुंचा देना। और ये बेड़ा जिन लोगों ने उठाया उनको हम उलमाए हक भी कहते हैं, उनको औलिया अल्लाह भी कहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कमाल किस्म की खिदमात इस्लाम के लिए दी। आज हम एक ऐसी शख्सियत इस्लाम की तरवीज को लेकर उनकी बात करने जा रहे हैं। इसकी अशात के लिए जो सूफिया कराम का किरदार है, जिसने खुलूस व मोहब्बत से काम किया है, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। और इन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में से एक हस्ती हैं जिनका तस्करा हमने करना है। हज़रत शेख अबुल हसन अली बिन उस्मान अली अल हजवेरी मारूफ दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र किए बगैर लाहौर की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती, इस्लाम की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। और फिर उनका तस्करा करने के लिए जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव फ़हद अली काज़मी साहब। जिस तरीके से ये उनका तस्करा करते हैं, जितना अच्छा उनको एलेबरेट करते हैं, शायद इस वक्त हमारे पास इनसे मौजू कोई और शख्सियत नहीं है। इस पर बात करने के लिए फ़हद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्फाज कम पड़ जाते हैं, हमारा तो चूँकि इल्म भी बहुत कम है, तो डरते डरते बात करते हैं तो अल्फाज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, उसके लिए पेश की माजरत। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दाता साहब की शख्सियत के हवाले से, आपका पसंदीदा मजमून भी है, हमारा भी है इनफैक्ट, तो प्लीज़ शुरू कीजिए। थैंक्स अ लॉट जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने ट्रिब्यूट पेश किया हज़रत को। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत के तस्करे के बग़ैर लाहौर की, पंजाब की, सब कॉन्टिनेंट की और इस्लाम की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं होती। बहुत ही बड़े हमारे हीरो जी। और इमरान, जो सूफिया का तरीका है ना, अप्रोच है इनकी तबलीग का, वो अप्रोच आज हमें मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। मैं हज़रत के जो टीचर थे, जो सूफ़ी लॉज जहाँ पे आप गए, उस सूफ़ी लॉज के बाहर एक बहुत बड़ा जली हरूफ में लिखा होता था, यहाँ पे आने वाले का धर्म नहीं पूछा जाता, खाना खिलाया जाता है। वाह वाह वाह। 24/7 सूफ़ी लॉज के दरवाजे ओपन हैं, वाह, डिस्कशंस हो रही हैं, कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, डायलॉग हो रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत को तकसीम किया जा रहा है। ये है हमारे सूफिया कराम। तो हज़रत जब लाहौर तशरीफ़ लाए, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले 2 हमें तस्करे मिलते हैं। एक हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके अलावा ज़ंजानी ब्रदर्स, ये 3 भाई थे, हुसैन ज़ंजानी, याकूब ज़ंजानी और हज़रत मूसा ज़ंजानी। हज़रत इनके बाद आए हैं। तो उस वक्त जो तबलीग हुई थी, वो पहली ईंटें, कोई कहता है 10 फैमिलीज़, 20 फैमिलीज़, 40 फैमिलीज़, हल्का बगोश इस्लाम हुई थी। आपके टीचर ने, आपको मुर्शद ने कहा कि आपने हिंदुस्तान के शहर लाहौर आना है। आपने वहाँ पे ये कहा कि जी ऑलरेडी ज़ंजानी ब्रदर्स यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं। और ये आज से कितने साल पहले की बात? ये 1000 साल कमोबेश। हज़रत का इस वक्त 981st उर्स, हम उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। 1000+ ईयर्स। तो हज़रत के मुर्शद हज़रत अबुल फजल खुतली, ये सीरियन मिस्टिक थे, मुल्क शाम में हज़रत अली अजवेरी मौजूद थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने इंडिया के शहर लाहौर जाके, लाहौर कहते थे इसको, तबलीग करनी है। तो कहा वहाँ पे तो ऑलरेडी हुसैन ज़ंजानी तबलीग कर रहे हैं, हमारे पीर भाई हैं। कहा कि जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, शहर लाहौर जाए। ही वॉकड ऑल द वे, सीरिया क्रॉस किया, ईरान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और बड़े सगीर का ये कैपिटल, एक इम्पोर्टेंट सेंटर लाहौर। राजा आनंदपाल, राजा जयपाल, ये उसकी हुकूमत थी यहाँ पे। ये रिवर रावी इज एज सीक्रेट इन हिंदू मिथोलॉजी एज गंगा एंड जमुना इज, मतलब रिवर रावी की वो और लाहौर की वो उनके यहाँ उस वक्त भी सेक्रेड अहमियत थी। हज़रत अली अजवेरी जब लाहौर आए हैं, हाथ में एक झंडा था, रिवर रावी के बैंक्स पे आपने उस झंडे को नस्ब किया, इलाहुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, रब्बुल इज़्ज़त ये इस्लाम का झंडा है, मैं दुआ करता हूँ ता क़याम क़यामत ये शहर लाहौर पर लहराता रहे। मगरिब का टाइम था, हज़रत अली अजवेरी ने शाम को वहाँ पे क़याम किया, सुबह दरवाज़े खुले तो जनाजा था
और जनाजा हज़रत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो उनके पीर भाई थे। लाहौर के आने का इंतज़ार था। लाहौर की, बेशक लाहौर की बड़े सगीर की स्पिरिचुअल लीडरशिप चेंज हो रही थी। और ये औलिया अल्लाह इतने ये इल्मे लदुनी है उनके शेख का, और इतने ज़्यादा कॉशियस हैं कि लाहौर या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में अगर तबलीग है तो वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दाता साहब की शख्सियत में या उनके वे ऑफ प्रीचिंग में, उनके तबलीग के अंदाज में ऐसा क्या उन्होंने अपनाया, ऐसा क्या था जिसने पूरे खित्ते को इंस्पायर कर दिया और पूरे खित्ते में इस्लाम फैला? ऐसा क्या था, क्या अंदाज था? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हजरत अली अजमेरी की। नंबर वन, सॉफ्टनेस। ही वाज अ वेरी 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 कंपैशनेट मैन, बहुत ही नरम खू। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो इमाम हसन का हिल्म जो था ना वो उनके जात से झलकता था। नंबर टू, इंटेलेक्ट, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल, जो कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, अली अजमेरी वो करते थे। और आपकी जो किताब है कश्फुल माजूब, आपने लाहौर में बैठ के बाय द वे लिखी थी। इस किताब के मल्टीपल लैंग्वेजेस में तर्जमे हो चुके हैं, और वो किताब, उसका एक मैन्यूस्क्रिप्ट रशिया मॉस्को के अंदर पड़ा हुआ है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर निकलसन, जो इकबाल के टीचर और कंटेम्प्रेरी थे, पहली दफा अंग्रेजी में उसका तर्जमा हुआ। तो किताब हजरत की इंटेलेक्ट को दिखाती है। तो ये आजकल के स्कॉलर्स को समझने की जरूरत है। नंबर वन, कंपैशन, सॉफ्टनेस। नंबर टू, सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल होना। जिन इंटेलेक्चुअल्स की तरफ आप यहाँ के इशारा कर रहे हैं, वो दे लैक दिस सॉफ्टनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो अंदाजे बयां है वो ही इतना तुर्श है कि वो एक आम आदमी को इंस्पायर नहीं कर सकता। अच्छा, कहाँ पे जो ये खानकाई निज़ाम की इतनी ज़बरदस्त बुनियादें हैं, इतना इसका खूबसूरत चेहरा है, इतनी खूबसूरत तारीख है, और कैसी कैसी शख्सियात है। ये तो एक शख्सियत है, तो गुलदस्ता है, जहाँ जहाँ एक कहानी खोलते जाए पूरी तारीख सामने आती है। लेकिन ये निज़ाम कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है और हो रहा है। इवन दाता साहब की अपनी खानका का जो इस्तेमाल है, मैं कहता हूँ जितना मुअस्सर हो सकता है माशरे की इस्लाह के लिए वो नहीं हो रहा। लंगर की हद तक, सलामों की हद तक और तस्वीरों की हद तक और कवालियों की हद तक महदूद होकर रह गई है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है इस्लाम की तरवीज के लिए। योर टेक ऑन दिस। इमरान, आप हैरान होंगे, 1000 साल पहले एग्जैक्टली दाता साहब भी यही नोहा सूफियों के बारे में पढ़ रहे हैं अपनी किताब के अंदर। और किताब जो कश्फुल माजूब लिखी, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि स्यूडो मिस्टिसिज्म बहुत भर चुका है। दाता साहब अपनी किताब में लिखते हैं, सूफियों के या स्पिरिचुअल लोगों के 3 तबके हैं। सूफी का लफ्ज ग्रैंड सूफी मास्टर्स के लिए सिर्फ अब इस्तेमाल करना चाहिए। एक वो है जो मुतसव्विफ है, जो टुवर्ड्स मिस्टिसिज्म चलने की कोशिश कर रहा है, और एक वो है जो सूफीज्म को दुनिया हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और दाता साहब क्रिटिक करते हुए कहते हैं कि वो मुस्तसव्विफ है। तो इस वक्त हम मुस्तसव्वीन से भरे हुए हैं, और दाता साहब 1000 साल पहले ये कह रहे हैं। और इकबाल ने जैसे कहा, और आपने अभी उसकी तरफ इशारा किया, हम अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है बागी मुरीद, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पुजते हैं काबे के ब्राह्मण। वाह 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 वाह। मीरास में आई है इन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। हुजूर दाता साहब और ये औलिया अल्लाह ये उकाब थे। सही। और जो आगे विरासत है वो जागों की है, वो कव्वों की है, वो उस दर्जे के लोग नहीं है। ये एक हमारा कलेक्टिव नोहा है, नोहा होना चाहिए। और दाता साहब का भी यही नोहा था। तो मिस्टिसिज्म नॉट फॉर द वर्ल्ड, मिस्टिसिज्म फॉर गॉड, मिस्टिसिज्म फॉर द क्रिएशन। जी, तो इसमें हम क्या रोल कैसे प्ले किया जा सकता है? जिस तरह से भी हम बात करें कि सूफिया का माशाल्लाह से जो किरदार रहा है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, जिसे इमरान ने भी बात की कि आजकल के जो हालात है उसमें क्या एफर्ट्स होनी चाहिए, जो तब्दीलियाँ है। सूफिया की करेक्ट टीचिंग्स को प्रेजेंट किया जाए, और जो रिचुअल्स हैं, रसूम, दाता साहब ने कश्फुल माजूब में कहा सूफी अहले रस्म नहीं होता। हमने बहुत सी ट्रेडिशंस को सूफीज़म का इंटेग्रल पार्ट समझा हुआ है। वो सूफीज़म और इस्लाम दोनों की ट्रेडिशन से बरक्स हैं। यही चीज़ है। उलमा को आगे बढ़ना होगा। इन सूफिया के टेक्स्ट मौजूद हैं, कई फैब्रिकेशंस भी हो सकती हैं। उन फैब्रिकेशन से हटकर वो सारी टीचिंग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हैं, उनको मेन स्ट्रीम करें, और उस तसव्वुफ को मेन स्ट्रीम करते हुए, उनकी टीचिंग्स को अडॉप्ट करते हुए जो सूडो सिंबल्स हैं उनको रिजेक्ट करें। और उनके रिजेक्शन की कोई बात होनी चाहिए। ठीक।
हम कहीं पे भी इन सूफिया के हवाले से एक इंतहाई महदूद तबका है उसको बात करते हुए भी देखते हैं, और बाज़ औक़ात उस तबके का एटायर ऐसा है कि वो अगर बहुत अच्छी बात भी कर रहे हो तो हमारी यूथ उसकी तरफ नहीं जाती। जैसे अब यूथ कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाती ना, दे नीड न्यू यंग फेसेस, वाइब्रेंट फेसेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लोग इस्लाम में भी उस शख्स को सुनना चाहते हैं जिससे वो रिलेट करें, खास तौर पे 70% हमारे नौजवान। इस पे कितना काम होना चाहिए और हमारी यूथ के लिए क्या है इसके अंदर, खास तौर पे दाता साहब की अजीम शख्सियत को देखते हैं। दाता साहब ने इस पर भी बात की। सूफी एक खास ड्रेस कोड पहना करते थे, उसको गुदड़ी कहते हैं। वो एक रफ किस्म का एक वो होता था, रोब। दाता साहब कहते हैं ये जो ड्रेस कोड है ना, ये तसव्वुफ को, स्पिरिचुअलिटी को, मिस्टिसिज्म को सिंबलाइज नहीं करता। ये गुदड़ी तुम्हारे बातिन पे होनी चाहिए, जाहिर में नहीं होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात। तो आज जो हमारे स्कॉलर्स हैं, अल्लामा इकबाल क्यों पॉपुलर हुए? क्योंकि आई कैन आइडेंटिफाई विद इकबाल, ही लुक्स लाइक मी। यूथ कैन आइडेंटिफाई हिम और हरसेल्फ विद इकबाल। वो कैम्ब्रिज गए, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, उन्होंने उर्दू, फारसी, सब कुछ। तो वो स्कॉलर्स जो कि बातिन पर, एसेंस पर फोकस करेगा ना, यूथ उसके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक। अगर आप सिर्फ जाहिर है दीन में, उसका इनकार नहीं है, कुछ जाहिरी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक, मगर जब एम्फसिस जो है वो बातिन की बजाय जाहिर पर ज्यादा होगा और बातिन माइनस हो जाएगा तो यूथ आपसे दूर हो जाएगी। बजाय इसके कि आप ऑब्सोलीट हालत में रहते हुए नए लोगों पे तनकीद करें, नए लोगों की अच्छी बातों को अडॉप्ट करें ताकि वो आपसे रिलेट करें, क्योंकि असल काम आपका बात पहुंचाना। बात आपकी, कोई शक नहीं। बात भाई, थैंक यू वेरी मच। एक तो आप आते हैं, हमारा रुकने को दिल नहीं करता, और जब हमें गुफ्तगू का लिटरली मजा आता है, हमारा वक्त खत्म हो जाता है। ये मेरी बड़ी पुरानी रिजर्वेशन है। तो हमें हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो शख्सियत है, जो उनके औसाफ हैं, जो उनकी तालीमात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अमल करने की तौफीक दें, हमारी ज़िंदगियों में उसका हिस्सा है। और वो वाला जो एक बड़ी खूबसूरत बात की कि गुदड़ी आपकी ज़ाहिरी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए, वो आजिज़ी वो आपके अंदर होनी चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। इसी नोट के ऊपर जी प्रोग्राम खत्म करते हैं ना? जी हाँ, हो गया वक्त हमारा? जी हाँ, वक्त हमारा खत्म हो चुका है आपसे। हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।